अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू क्लासिक चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं उर्दू हिस्टोरिकल नावल बरके कलीसा किस्त नंबर 33। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। दिन भर मुशक्क़त और मेहनत करता हुआ सूरज जब शफ़क़ के पीछे गुरूब हो गया और रात का अहद शुरू हुआ, तब चाँद शब की तारीख शिकस्ता सीढ़ियाँ उतरकर दूर मग़रिब में जा छुपा था। ऐसे में अमीर याकूब अल मंसूर के लश्कर में काम की इब्तिदा हुई थी। पहला काम ये किया गया कि सुरैम बिन तरीक अपने लश्कर के साथ जनूब में पहले हिस्से से तयशुदा घात में चला गया था। ऐसे में रात की गहरी तारीकी में हर तरफ मौत की सी खामोशी थी। ऐसे सुकूत था जैसे हर तरफ चुप का समंदर फैला हुआ हो। रात अपनी पूरी तारीकी से नज़ूल कर चुकी थी। ऊपर बादलों के तारीक टुकड़े एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे। जिंदगी का ज़मीर पुरसकून था। कभी कभी कहीं से रात का परिंदा उड़ता हुआ नमूदार होता और रात के सुकूत में चंद लम्हों का खलल डालकर आगे निकल जाता। ऐसे में सुरैम बिन तरीक बड़ी खामोशी से अल्फांसू के लश्कर के पहले हिस्से की आमद का मुंतज़िर था। उस वक्त तक याकूब अल मंसूर का चचा अब्दुर्रहमान बिन यूसुफ भी अपने हिस्से के लश्कर के साथ बिल्कुल मुस्तैद और तैयार था। फिर अचानक तारीक सर्द रात में ज़मीन पर लेटे सुरैम बड़ी तेज़ी के साथ कुछ जानने की कोशिश करने लगा। फिर इसके होंठों पर मुस्कुराहट बिखर गई। इसने अंदाज़ा लगा लिया था कि जनूब की तरफ से दुश्मन का लश्कर नमूदार हुआ था। फिर देखते ही देखते रात की गहरी तारीकी में अल्फांसू के लश्करों के होले नमूदार होने लगे और ये होले आहिस्ता आहिस्ता दबे पाँव कोई आवाज़ पैदा किए बगैर सुरैम और उसके लश्करों के सामने से गुजरने लगे। दूसरी जानिब सुरैम बिन तरीक के लश्कर में बिल्कुल खामोशी थी। कोई खटका ना था ताकि दुश्मन को कोई शक न जाए कि इन्हें किसी जाल में फंदे में फंसाया जा रहा है। सुरैम और इसके लश्करी उस वक्त तक खामोश और बेहिस हरकत पड़े रहे जब तक दुश्मन के लश्कर का पूरा हिस्सा इनके पास से गुजर न गया। जब ऐसा हुआ तब सुरैम और उसके लश्करी रात की तारीकी में उठ खड़े हुए। इसके बाद पहले से तयशुदा अमल के मुताबिक अचानक भड़क उठने वाले चिंगारियों की तरह सुरैम बिन तरीक ने अपने लश्कर के साथ दुश्मन के लश्कर पर पुष्ट की तरफ से हमलावर होकर एक हंगामा खड़ा कर दिया था। अल्फांसुर के लश्कर के इस हिस्से को उम्मीद तक न थी कि इतनी रात के कोई इनकी घात में भी बैठ सकता है। वो तो खुश और मुतमईन थे कि अपने शब खून का आधा हिस्सा तय कर लिया है और चंद ही लम्हों बाद याकूब अल मंसूर के लश्कर पर शब खून मारते हुए वो अपने लिए कामयाबियां हासिल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब पुश्त की जानिब से सुरैम बिन तरीक ने इन पर हमला किया और इसके लश्करी लगातार अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद करते हुए इनके अंदर घुसने लगे, तब यूरोप से आने वाले इन नाइटों को खबर हुई कि रात की गहरी तारीकी में खुदावंदे कुद्दूस के बाद कुछ और निगाहें भी थी जो इनकी इस पेशकदमी का ताक़ुब कर रही थी। रात की सुनसानियों के अंदर एक कोहराम, एक अजाब और अफरा तफरी का आलम उठ खड़ा हुआ था। ऐसे में अपने लश्कर को अपने करीब तर और हमले में जोर पैदा करने के लिए बुलंद आवाज़ में सुरैम बिन तरीक ने पहले खुदावंदे कुद्दूस के नाम की तकबीरें बुलंद की। इसके बाद अपने साथियों को मुखातिब करते हुए कह रहा था, मेरे अजीज साथियों, मेरे बाजबरूद भाइयों, दुश्मन इस वक्त हमारी गिरफ्त में हमारे मुकाबिल है। अपने रब का नाम लेकर दिन का मुजाहिद और रात की बेदारी बनकर अपने इस अजली अबदी दुश्मन पर छाते चले जाओ। ए फर्जंदान तौहीद, ए हुकूक मिल्लत के पासबानों, आओ अल्फांसू के इस लश्कर को अब्दी कुर्बानगाह पर लाकर खड़ा करें। इस पर साबित करें कि वो किसी महाज पर भी हम पर हमलावर हो और हमें हमेशा चुकन्ना और बेदार पाएगा। सुरैम बिन तरीक के इन अल्फाज से गोया इसके लश्करियों में एक आग, एक आतिश, एक जज्बा, एक जोश भड़क उठा। हर कोई शेरदिल लश्करी की तरह अल्लाहु अकबर और लब्बैक लब्बैक पुकारते हुए आतिश जबरूद की तरफ लपकने और जुल्मत में नूर की तरह उभरते हमलावर होने लगा था। यूं नाइटों के खिलाफ रात के अंधेरे में तलवारों और ढालों का रक्स वजद आफरीन शुरू हो गया था। इसके बाद दूसरे मरहले की इब्तिदा हुई, जिस वक्त नाइट पूरी तरह सुरैम बिन तरीक और इसके हिस्से के लश्करों के साथ मसरूफ थे और अपनी तरफ से पूरी कोशिश किए हुए थे कि जिस लश्कर ने इनकी पुश्त की तरफ से हमला किया है, जिसकी तादाद इनके मुकाबले में ना होने के बराबर है, इसे लम्हों के अंदर मलियामेट करते हुए अपने शब खून को कामयाब बनाने की कोशिश करें। पर उस वक्त तक एक और भट्टी भड़क उठी थी। इस तरह की तारीकी में नाइट अंदाजा न लगा सके कि कोई कुव्वत इनकी पुश्त की तरफ से भी इंगड़ाइयाँ ले रही है। फिर देखते देखते नाइटों की पुश्त से अमीर याकूब अल मंसूर का चचा अब्दुर्रहमान बिन यूसुफ अपने मैसरा के साथ नमूदार हुआ। तूफानों की तरह वो नाइटों की पुश्त की तरफ से हमलावर हो गया था। अब इन यूरोपीय नाइटों की हालत दो तरफा हमलों से काबिल दीद थी। सामने एक तरफ से सुरैम बिन तरीक पुश्त की जानिब से अब्दुर्रहमान बिन यूसुफ अजीब अंदाज में हमलावर हो रहे थे। मुसलमान लश्करी एक दूसरे के लिए तन्हाई और दुश्मन के लिए नादीदा हस्तियों की तरह हमलावर होने लगे थे। अब्दुर्रहमान बिन यूसुफ और सुरैम बिन तरीक के लश्करियों ने जंग में अपने तेज हमलों से अल्फांसू के नाइटों की ऐसी हालत कर दी थी जिस तरह झड़े हुए खुश्क पत्तों को पांव तले रौंदा जाता है,
جیسے کوئی کوزاگر اپنے چاق کو گھما کر اپنی مرضی کے مطابق نتائج حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس وقت تک ایک اور تبدیلی رونما ہو چکی تھی۔ رات کے اندھیرے میں الفانسو کو کچھ نہ سوجا تھا کہ حالات کی سمت اڑے جا رہے ہیں۔ وہ یہی سمجھا کہ یورپی نائٹوں نے شب خون مار دیا ہے۔ اب اس سے نائٹوں پر بڑا فخر تھا، بڑا بھروسہ اور اعتماد تھا۔ اسے یقین ہو گیا کہ نائٹ ہر صورت میں اپنے شب خون میں کامیاب ہوں گے، اس کے فوائد حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اور جو بھی مسلمانوں کے لشکری ان کے سامنے آئے اسے تہہ تیغ کرتے جائیں گے۔ اس اندھے اعتماد کی بنیاد پر الفانسو آگے بڑھا۔ پھر اس نے امیر یعقوب کے حصے کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ امیر یعقوب المنصور پہلے ہی الفانسو کے ایسے حملے کا منتظر تھا، لہذا یعقوب المنصور نے بھی جوابی حملہ کرتے ہوئے رزم گاہ کے اندر قضا اور موت و مر کی پکاریں کھڑی کرنا شروع کر دی تھی۔ عبد الرحمن بن یوسف اور سلیم بن طریق کے ساتھ جنگ کے دوران نائٹوں کے سارے ولولے، ان کا سارا جوش خاکستر ہو کر رہ گیا تھا۔ اب کسی کے آگے نہ جھکنے والے وہ نائٹ مسلمان لشکروں کے سامنے ایسا محسوس کر رہے تھے گویا مسلمانوں پر حملہ آور ہو کر خشک پتوں اور برسوں سے بارش کے قحط کے شکار صحرا کے اندر پانی کی تلاش میں ناکام کوشش کرنے آئے ہوں۔ ان کے اندر اب درد میں ڈوبی لرزاں اور پھٹی پھٹی آوازیں بلند ہونے لگی تھی۔ دوسری طرف ایسی ہی کیفیت الفانسو کی بھی تھی جو امیر یعقوب المنصور کے لشکر پر حملہ آور ہوا تھا۔ امیر یعقوب المنصور نے اپنے بیٹے عبداللہ کے ساتھ مل کر الفانسو پر بڑی تیزی کے ساتھ قضا کی چادر ڈالنا شروع کر دی تھی۔ نائٹوں کو جب اپنی شکست واضح اور صاف دکھائی دینے لگی تب انہوں نے انتہائی نا امیدی میں میدان جنگ سے بھاگ جانے کی کوشش کی، لیکن اب مسلمان لشکری کچھ اس طرح ان پر قضا بن کر نازل ہو چکے تھے اور کچھ ایسے انداز میں ان کا گھیراؤ کر چکے تھے کہ میدان جنگ سے بھاگنا ان کے بس کی بات نہ رہی تھی۔ کئی بار انہوں نے دائیں بائیں سے نکل کر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن سلیم بن طریق اور عبد الرحمن بن یوسف نے ان کی ہر کوشش کو ناکام بنا دیا۔ یوں یورپ سے آنے والے ان نائٹوں کو عبد الرحمن بن یوسف اور سلیم بن طریق نے بری طرح گھیر کر ان کا قتل عام کرنا شروع کیا۔ میدان جنگ میں نائٹوں کا صفایا کرنے کے بعد سلیم بن طریق اور عبد الرحمن بن یوسف مڑے۔ الفانسو ابھی تک امیر یعقوب المنصور اور اس کے بیٹے عبداللہ کے ساتھ جنگ میں مصروف تھا۔ سلیم بن طریق اور عبداللہ نے پہلے مشورہ کیا، پھر کوئی فیصلہ کرنے کے بعد الفانسو کے لشکر کے پشتی حصے سے نمودار ہوئے۔ اس کے لشکر کے دائیں بائیں سے انہوں نے حملہ کر دیا تھا۔ الفانسو پہلے ہی امیر یعقوب المنصور اس کے بیٹے عبداللہ سے جان چھڑانے کی فکر میں تھا کہ سلیم بن طریق اور عبد الرحمن بن یوسف نے اس کے دونوں پہلوؤں سے حملہ کر دیا۔ تب اس کے رہے سہے حوصلے پست ہو کر رہ گئے۔ اس کے لشکر کے اندر ایک کوہرام برپا ہو گیا۔ پھر الفانسو کے لشکر میں یہ خبریں بھی اڑ گئیں کہ یورپی نائٹوں نے جب شب خون مارنے کی کوشش کی تھی، نہ صرف یہ کہ ان کا شب خون ناکام رہا ہے بلکہ ان کو مکمل طور پر تہہ تیغ کر دیا گیا ہے۔ اس خبر نے الفانسو کے لشکر میں ایک بھگدڑ پیدا کر دی۔ ہر کوئی مسلمانوں سے جی چرانے لگا۔ الفانسو جو اپنے لشکر کے بس میں تھا وہ دیکھ رہا تھا کہ اس کے لشکری بدکی ہوئی گھوڑیوں کی طرح اگلی صفوں سے پچھلی صفوں کی طرف بھاگنے لگے تھے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے الفانسو اپنے لشکر کے ساتھ مڑا اور بھاگ کر شہر میں داخل ہوا اور پہلے کی طرح محصور ہو گیا۔ یوں اس کا شب خون بری طرح ناکام رہا تھا بلکہ اس کے لشکر کا ایک بڑا حصہ اس جنگ میں کام آ گیا تھا۔ امیر یعقوب المنصور اپنے سالاروں کے ساتھ جنگ میں زخمی ہونے والوں کی مرہم پٹی کرنے لگا تھا۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو کلاسک۔ اللہ حافظ۔